नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुपम पाठक और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर। यह है 24 अगस्त सन 2020, सोमवार का दिन है और ये है आर्ट का दिन। जैसा कि सभी दर्शकों को पता है कि हम आज के दिन आर्ट का वीडियो लेकर के आते हैं। आज हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं आशीष त्रिवेदी जी। मैं इनका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और आपसे एक निवेदन करता हूं कि आप वीडियो को देखना शुरू कर चुके हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं और पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं। पहले इनका मैं परिचय आपको बता दूं कि ये रायबरेली मंडल जो पूरा का पूरा है, लखनऊ, रायबरेली और ये 3-4 ज़िले उन्नाव, हरदोई, इनमें बहुत ही लोकप्रिय हैं। एक शायर के तौर पर स्थापित हैं, एक कवि के तौर पर स्थापित हैं। ये हमारा सौभाग्य है, हमारे दर्शकों का सौभाग्य है कि आज हमारे बीच हैं आप और हमें कुछ भी जो बेहतर आपकी पोटली में होगा वो हमारे सामने रखेंगे। लेकिन जब हम किसी कवि को अपने यहाँ बुलाते हैं, अपने चैनल पर लेकर के आते हैं, तो उसकी कविता या शायरी सुनने से पहले हमारा एक सवाल ज़रूर होता है, क्योंकि हमारे जो चैनल का नाम है पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर टुगेदर। तो पहला सवाल आपसे ये है कि आप किस तरह से राजनीति और साहित्य के संबंध को देखते हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी और सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। आपका जैसा प्रश्न है कि साहित्य और राजनीति के संबंध को आप कैसे देखते हैं, तो चूँकि मैं साहित्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ जी, तो मुझे एक वाकया याद आता है कि एक बार लाल किले की प्राचीर पर चढ़ते हुए भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जरा सा सीढ़ियों पर लड़खड़ाए थे। तो उनके पीछे चल रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो उन्होंने उनको संभाला। तो पंडित नेहरू ने कहा कि पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो निराला जी ने कहा कि नेहरू जी इसमें धन्यवाद ज्ञापन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब जब राजनीति लड़खड़ाई है तब तब साहित्य ने उसे संभाला है। तो राजनीति एक स्तर पर जाकर जब लड़खड़ाने लगती है तो उसे साहित्य संभालता है। और इसका जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि जिस समय भारत की राजनीति अस्थिरता के दौर से गुजर रही थी, उसको कहीं न कहीं थोड़ा सा लड़खड़ाते डगमगाते लेकिन एक स्थिरता प्रदान की अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और हिंदुस्तान को एक नए भारत को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई। तो ये जो लड़खड़ाहट और उसे संभालने का सिलसिला है, ये राजनीति और साहित्य का बेजोड़ संगम। क्या बात, बिल्कुल। मतलब ये है कि जब कभी राजनीति को ऐसा लगा कि वो गिर रही है तो दुनिया ने तो देखा उसे और वो देखती रह गई, लेकिन साहित्यकार उठा और उसने संभाल लिया, उसे अपनी बाहों में भर लिया और खड़ा कर दिया, स्थापित कर दिया। यानी कि जब कभी उसे सहयोग की ज़रूरत पड़ती तो साहित्य हमेशा उसके पीछे खड़ा रहता है, उसे संभाले रखता है। एक सबसे पहला निवेदन आपसे जो मैं करूंगा वो निवेदन हमारे युवा वर्ग की तरफ से है। मेरा चैनल क्या चाहता है, मैं क्या चाहता हूं, इससे पृथक हमारे जो दर्शक हैं वो क्या चाहते हैं। तो युवा वर्ग ज़्यादातर हमसे जुड़े हुए हैं और उन्हें श्रृंगार सुनना बहुत पसंद है। आपका प्रिय विषय है कि नहीं मैं ये नहीं जानता, लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि जो आपकी पहली रचना है वो श्रृंगार से होनी चाहिए। बिल्कुल। आपने ये कहा कि प्रिय विषय मेरा श्रृंगार है या नहीं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी कवि हो, कोई भी शायर श्रृंगार से अछूता नहीं रह सकता है। बाद में उसके तेवर बदल जाएं, कुछ भी उसका जायका बदल जाए, लेकिन श्रृंगार को बिना छुए हुए, ऐसे ही नहीं उसको रसराज कहा जाता है, कोई साहित्य में स्थापित नहीं हो सका है। बिल्कुल। तो साहित्य जब शुरुआती दौर में होता है और हम जैसे युवा लोग जब शुरुआत में साहित्य में आते हैं तो कहीं ना कहीं श्रृंगार को छूते हुए ही निकलते हैं। कई लोग डूब करके निकलते हैं, कई लोग किनारे से निकल जाते हैं। तो शुरुआत में हमने कुछ मुक्तक लिखे, कुछ गीत लिखे। उन्हीं में से एक मुक्तक मैं अपने दर्शकों के लिए निवेदित करता हूँ कि मोहब्बत का कबूतर हूँ, हंसी खत लेके आया हूँ। मोहब्बत का कबूतर हूँ, हंसी खत लेके आया हूँ। अमर है प्रेम दुनिया में, नसीहत लेके आया। बात है। अमर है प्रेम दुनिया में, नसीहत लेके आया हूँ।
न पूछो जाति तुम मेरी, न पूछो तुम धर्म मेरा। क्या बात। न पूछो जाति तुम मेरी, न पूछो तुम धर्म मेरा। मजनू फरहाद रांझा की वसीयत लेके आया हूँ। क्या बात। मजनू फरहाद रांझा की वसीयत लेके आया हूँ। इसके अलावा एक और मुक्तक मैं चाहूँगा कि इसके अलावा एक मुक्तक मैं आपको सुना देता हूँ। एक मुक्तकों का एक पूरी श्रृंखला में लिख रहा था। उसमें शुरुआत, उस श्रृंखला की शुरुआत जो ऐसे है कि मेरी याद तो आई हो। मेरी याद तो आई हो। तो उसका पहला मुक्तक मैं आप लोगों को सुना देता हूँ, जिसमें आखिरी का जो तुकांत है वो यही है, मेरी याद तो आई हो। कभी कभी बातों बातों में मेरी याद तो आई हो। कभी कभी बातों बातों में मेरी याद तो आई होगी। तन्हाई वाली रातों में मेरी याद तो आई होगी। खुशियों की बारिश में हमको भूल गए होगे तुम, लेकिन क्या बात है। खुशियों की बारिश में हमको भूल गए होगे तुम, लेकिन गम की भारी बरसातों में मेरी याद तो आई। क्या बात है। मेरी याद तो आई। याद आएगी हमारी, याद रखना। हो चलेगा वक्त भारी, याद रखना। आज पानी दाम पर बिकने लगा है, अब हवाओं की है बारी, याद रखना। तो अब चलते हैं हम दर्शन की ओर। जैसा जब मैं इनसे भी बातचीत कर रहा था आपके ये वीडियो शूट करने से पहले, तो आपने ये कहा था कि जो मेरा प्रिय विषय है वो दर्शन है। तो दर्शन की ओर हम चलते हैं। राजनीति के बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, तो वो इसको अच्छी तरह समझेंगे। दर्शन का दरअसल मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दर्शन का छात्र रहा हूँ, और दर्शन ने मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव किया। दर्शन में जो एक धारा है नीति शास्त्र जी, उसको हमने न सिर्फ पढ़ा है, उसको हमने जीने की कोशिश की है। कहाँ तक सफल हुआ, उसका क्या प्राप्त है मेरे पास, मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं आभारी सदैव रहूँगा प्रोफेसर जटाशंकर त्रिपाठी जी का, जिन्होंने नीति शास्त्र पढ़ाते समय हम लोगों को यही बताया करते थे कि नीति शास्त्र पढ़ने में वो आनंद नहीं है जो नीति शास्त्र जीने में। तो उसी दर्शन से संबंधित मैंने एक गीत लिखा संग्रह कि वास्तव में जीवन क्या है और उसे कहाँ हमको खोजना है। गीत कुछ इस प्रकार है कि संग्रह विग्रह करते करते एक दिन स्थिर हो जाओ। एक दिन स्थिर हो जाओ। संग्रह विग्रह करते करते एक दिन स्थिर हो जाओगे। दैहिक स्वरूप परिपूर्ण किंतु अंतस को खाली पाओ। क्या बात। अंतस को खाली पाओ। तो धन दौलत जड़ता है मन की, मिलती इसमें शांति नहीं। ऐसा कौन भला है वैभव, बस्ती जिसमें क्रांति। बस्ती जिसमें क्रांति। रुपया पैसा सोना चांदी पाकर के भी क्या पाओगे। सच कह डाला। एक दिन स्थिर हो जाओगे। एक दिन स्थिर हो जाओगे। तो असली पूंजी प्रेम धरा पर ईश्वर का प्रतिरूप। असली पूंजी प्रेम धरा पर ईश्वर का प्रतिरूप। करो कोशिशें इसके हित, बदलो यह रूप स्वरूप। यह कोई भौतिक द्रव्य नहीं जो धन के बदले मिल जाएगा। यह कस्तूरी सा तुम में है, मन मृग सा कब तक भटकाओगे। एक दिन स्थिर हो जाओगे। क्या बात। एक दिन स्थिर हो जाओगे। तो मिट्टी का अपना तन इसको मिट्टी में मिल जाना। मिट्टी का अपना तन इसको मिट्टी में मिल जाना है। मुट्ठी बांधे आए थे हम, खोल हथेली जाना है। तो जीवन भर का जोड़ घटाना यहीं पड़ा रह जाएगा। जीवन भर का जोड़ घटाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन की छोड़ो तन को अपने साथ नहीं ले जा पाओगे। संग्रह विग्रह करते करते एक दिन स्थिर हो जाओगे। एक दिन स्थिर हो जाओगे। मेरा एक शेर है, मैंने लिखा था कि किसे पसंद है जीना फकीर बनकर, मगर खुश कौन है देखो अमीर बनकर। वाह वाह वाह। और जिन्होंने पोछे हैं दूजों के आँख के आंसू, वही मशहूर हैं जग में नज़ीर बनकर। और मैं घर जला दूं अपना
और चलाऊं सड़क पे है अनुपम, मुझे अच्छा लगा जीना कबीर बनकर। क्या तो बात। जिंदगी में फकीरी को जो है कभी हमेशा जीने की कोशिश करता है। संग्रह विग्रह ये तो जीवन का आदमी लक्ष्य बना लेता है, लेकिन कम से कम आप खुश इस बात में हैं कि कहाँ तक आप दुनिया के लिए जीते हैं। कभी तो कमोबेश जीता ही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुनिया के लिए सिर्फ जीते हैं। उनके लिए कोई कविता जो सिर्फ दुनिया के लिए जीते हैं, कौन सा जैसा वर्ड? कि आपने शुरुआत में मेरे परिचय में बताया था कि मैं रायबरेली का हूँ। रायबरेली में एक छोटा सा कस्बा है डलमऊ जी, और डलमऊ निराला जी की ससुराल आए है। और ये जनश्रुतियाँ हैं कि निराला जी हिंदी कविता की शुरुआत वहीं गंगा नदी के किनारे बैठकर की थी। जी, बड़ा सुंदर है। बाद में वो इलाहाबाद गए, वहाँ उन्हें महादेवी वर्मा जी वगैरह मिली और बहुत बड़े बड़े साहित्यकार, तो उन सबके संपर्क में आए और बहुत बेहतरीन वो ईश्वर प्रदत्त थे, नैसर्गिक थे, लेकिन ऐसा कहते हैं। और उन्होंने बहुत अच्छी कविता लिखी है, भिक्षु जी, वह आता दो टूक कलेजे बहुत के शानदार। पछताता। तो कहीं ना कहीं निराला जी की इस कविता को पढ़ करके मेरे मन में आया था कि मैं एक कविता ऐसी लिखूं जिसमें उस हाशिए पर छूटे हुए किसी व्यक्ति, किसी एक समाज की बात हो जिसे अक्सर हम उपयोग तो कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए हम कुछ नहीं कर पाते और उसका अपना स्वाभिमान जो है वो उसको कुछ कहने नहीं देता। तो उसकी अंतर आत्मा में क्या उथल पुथल मच रही होगी, उसको लिखने का प्रयास किया है। वहाँ तक कभी कैसे पहुँचा? वो कुछ ऐसे है कि दूसरों के पसीने की सही कीमत चुकाता हूँ। मैं मजदूर हूँ। मैं तो मजदूर हूँ, खुद भी पसीने की कमाता हूँ। क्या बात। मैं तो मजदूर हूँ, खुद भी पसीने की कमाता हूँ। तो भीगने के लिए मुझको ज़रूरत क्या है बारिश की। भीगने के लिए मुझको ज़रूरत क्या है बारिश की। मेरा तन भीग लेता है मैं जब रिक्शा चलाता हूँ। क्या बात। मेरा तन भीग लेता है मैं जब रिक्शा चलाता हूँ। कि ये सूरज कर नहीं सकता कभी भी ज्यादती मुझसे। ये सूरज कर नहीं सकता कभी भी ज्यादती मुझसे। मैं इसकी आँच में अपने पसीने को सुखाता हूँ। मैं तो मजदूर हूँ, खुद भी पसीने की कमाता हूँ। दूसरों के पसीने की सही कीमत चुकाता हूँ। तो चांदनी रात की तासीर क्या जाने महल वाले। क्या जाने महल वाले। चांदनी रात की तासीर क्या जाने महल वाले। मुझसे पूछो इसी को मैं ओढ़ता और बिछाता हूँ। मैं तो मजदूर हूँ, खुद भी पसीने की कमाता हूँ। दूसरों के पसीने की सही कीमत चुकाता हूँ। कि मेरे बोझ से दबती नहीं होगी ये धरती माँ। मेरे बोझ से दबती नहीं होगी ये धरती माँ। मैं इसका बोझ कम करने को खुद बोझा उठाता हूँ। मैं तो मजदूर हूँ, खुद भी पसीने की कमाता हूँ। दूसरों के पसीने की सही कीमत चुकाता हूँ। मगर इस पूरी कविता में जो सबसे टूटन की पंक्तियाँ हैं, अंतिम पंक्तियाँ हैं, स्वागत है। दूसरों के पसीने की सही कीमत चुकाता हूँ। मैं तो मजदूर हूँ, खुद भी पसीने की कमाता हूँ। मगर उस शाम को अक्सर मेरा दिल बैठ जाता है। मगर उस शाम को अक्सर मेरा दिल बैठ जाता है। 3 बच्चों की खातिर जब मैं 2 रोटी बनाता हूँ। मैं तो मजदूर हूँ, खुद भी पसीने की कमाता हूँ। दूसरों के पसीने की सही। इसे सशक्त भी कहा जा सकता है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हम आभारी हैं आशीष त्रिवेदी जी के कि आप हम लोगों से जुड़े, आपने हमारे दर्शकों का ज्ञानवर्धन और मनोरंजन किया। अगर मौका हुआ, दस्तूर हुआ तो हम आपसे फिर मिलेंगे। और आपसे एक निवेदन के साथ हम विदा होते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और ये जो कविताएं हैं जो बहुत मूल्यवान थी, इन्हें बहुत सुदूर अचलों तक पहुँचाएँ ताकि जो बात निकली है वो बहुत दूर तक